हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोशियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या इसके कारण थे और किस तरह से ये एक रेवोल्यूशन की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यह एक ऐसा शब्द है जिसने इंसानों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आज हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। आज हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए फ़ोन्स हैं, ट्रैवल करने के लिए एयरप्लेन्स हैं और इन सब की शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं थी। 16th सेंचुरी में ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना ही कोई मार्केट हुआ करती थी। लोग अपनी डेली रूटीन की ज़रूरतों जैसे कि कपड़े, बर्तन एट्सेट्रा ये सब चीज़ें अपने घरों पर ही बनाया करते थे। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके कॉजेज़ क्या थे और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई इंग्लैंड में 1760 में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अमेरिका में क्यों नहीं हुई, चाइना में क्यों नहीं हुई, इनफैक्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई। तो इसका एक आंसर ये है कि जो इंग्लैंड की जो जियोग्राफिकल जो उसकी लोकेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो विदाउट किसी कंट्री की हेल्प से अच्छे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता था और जिसका उसने बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया बाय बिल्डिंग अ लार्ज नेवी। ओके, सेकंड जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ वो था उसकी जो स्टेबल गवर्नमेंट थी। स्टेबल वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टेबल हो चुका था। ठीक है। थर्ड इज़ एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कोल, वहाँ पे कोल का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस था। एंड फोर्थ इज़ इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ओपन टू इनोवेशन, मीन्स वहाँ का जो क्लाइमेट था तो वहाँ के जो पीपल थे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे टूवर्ड्स टू इनोवेशन। उनको भी इनोवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। कॉलोनियल पोजेशन, इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा इंडिया है वो भी एक टाइम में ब्रिटिश की टेरिटरी के अंदर ही आता था। ठीक है। तो जो इंग्लैंड क्या करता था वो उसके जितने भी इस तरह के कॉलोनियल पोजेशन थे वो वहाँ से सस्ते दामों में रॉ मटेरियल खरीदता था, उसे अपने देश ले जाकर इंडस्ट्री में सामान तैयार करके फिर देश में दूसरे देशों में बेच देता था। ठीक है। इससे उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया से वो कपास खरीदता था। जो जो कच्चा मटेरियल था कपास वो इंडिया से बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीदता था और उसे इंग्लैंड ले जाकर उसको उसको मैन्युफैक्चरिंग उसकी करवाकर उसका वो कपड़ा बनवाकर फिर से वो वापस इंडिया में लाकर ही उसे अच्छे दाम में बेचता था, जिसकी वजह से उसे दुगना फ़ायदा होता था। तो ये रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड में ही स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ क्या, द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल लेबर पावर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल और मशीन पावर ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट इंडस्ट्री विच वॉज स्विच टू मैकेनिकल इन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ है, ब्रिटेन में। ओके, आयरन मेकिंग वॉज अनदर, एंड देन इसके बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे उनका स्टार्ट होने लगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट कॉज है कोल एंड आयरन ओर। कोल वॉज यूज टू पावर स्टीम इंजन्स एंड आयरन वॉज यूज टू मेक मशीन्स। जो स्टीम इंजन है इसका इन्वेंशन किया था जेम्स वॉट ने 1765 में। ठीक है। एंड आयरन वॉज यूज टू मेक मशीन्स। सेकेंड इज प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, मनी वॉज इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। ठीक है। जो उन्हें ट्रेड से जो उन्हें प्रॉफिट होता था उसको वो इन्वेस्ट करते थे किसमें, फैक्ट्रीज में। ठीक है। ये भी एक रीज़न था किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन भी वो लेकर आए। इसके पहले वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके पहले ही इंग्लैंड में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ का जो खेती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हो रही थी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद अब ये ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है। बेटर रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवेज वर क्रिएटेड सो दैट
ग्रेटर लोड्स कुड बी कैरिड, ग्रेटर लोड वो ले जा सके, उनको ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट इज राइजिंग पॉपुलेशन। देयर वॉज अ ग्रेटर डिमांड फॉर फूड एंड क्लॉथ्स, दैट इज more workers were available. Okay, and the fifth is manufacturing inventions. Inventions in cotton and woolen industries speeded up the production of both. Steam engines provided more power. Okay, next is migration to cities. cities में migration होने लगा, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई कहाँ, इंग्लैंड में। एंड द सेवेंथ इज यूटिलिटेरियनिज्म एंड द एट्थ इज मैकेनाइजेशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने अफेक्ट किया फ्रेंच सोसाइटी को, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने अफेक्ट किया अमेरिकन सोसाइटी को, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दो इट बिगन इन ब्रिटेन, इट स्प्रेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब, कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। Some innovations of first industrial revolution are steam engine, flying shuttle, spinning jenny, cotton gin, telegraph, cement, modern roads, Bessemer process, power loom. Then evaluation of industrial revolution. First industrial revolution used water and steam power to mechanize production. Okay, first industrial revolution में mainly जो यूज़ हुआ था वो किसका यूज़ हुआ था, वाटर का और स्टीम का। मेनली उन्होंने स्टीम से क्या बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया इलेक्ट्रिक पावर फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने डिस्कवरी की कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एंड ऑटोमेशन की। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था, मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये था एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। उसके पहले हमने देखा कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या हुआ, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेड देम मोर अवेलेबल एंड चीपर। जितना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसकी जो वैल्यू प्राइस है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो जो मास प्रोडक्शन था उसकी वजह से जो सामान बन रहा था उसकी जो वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा ही अवेलेबल हो रहे थे। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगी। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म टू इंडस्ट्री, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वो फार्म से इंडस्ट्री के लिए शिफ्ट होने लगे, फार्म से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गए। जो एग्रीगेरियन था वो भी अब इंडस्ट्री में शिफ्ट होने लगे। पहले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट नाउ वो अब इंडस्ट्री में शिफ्ट होने लगे। एंड द लास्ट इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से कोलोनियलिज्म स्टार्ट हो गई। ठीक है, सेकेंड इज पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए और जिसमें उन्होंने डिमांड किया सोशल चेंज के लिए। उन्होंने किस तरह के सोशल चेंज की डिमांड की, उन्होंने बोला कि ऐसा 10 आवर वर्क डे, सिर्फ 10 घंटे काम करने के लिए होना चाहिए और चाइल्ड लेबर पर बैन होना चाहिए। ये उन्होंने डिमांड की थी रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू। एंड द नेक्स्ट इज मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया था रिफॉर्म्स को इंग्लैंड में, जैसे कि रिफॉर्म ऑफ 1832। रिफॉर्म ऑफ 1832 को मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो हमने दो देखे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट, पीपल मूव टू न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़। अब पीपल नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ की तरफ जाने लगे थे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। एमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास इन सोसाइटी में नए नए क्लास का एमर्जेंस होने लगा, जैसे कि फैक्ट्री ओनर एंड फैक्ट्री वर्कर्स। दो में डिवाइड हो गए, एक वो जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, एक वो जो फैक्ट्री में काम किया करते थे। वर्कर स्टेज फ्यूटाइल प्रोटेस्ट, जो वर्कर थे वो प्रोटेस्ट भी करते थे, जैसे कि यूनियंस हो गए, स्मेयरिंग द लडाइट्स हो गया। यूनियंस में जैसे आप आज भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं,
है ना। और लेबर यूनियंस हैं, ऑटो वाले जो रहते हैं वो आपने देखा होगा, इनका सबका एक यूनियन रहता है। जब ये चाह लेते हैं तो ये अपना पूरा काम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से वर्कर का वहाँ पे यूनियन था। फोर्थ इज एमरजेंस ऑफ स्लम्स। स्लम्स का एमरजेंस होने लगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। फिफ्थ इज स्किल स्पेशलाइजेशन। स्किल में स्पेशलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन हो रहे थे, वहाँ के लोग बहुत ही इंटरेस्टेड थे नए नए इनोवेशन करने में, जिसकी वजह से स्किल स्पेशलाइजेशन में भी उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। फैमिली का न्यूक्लियराइजेशन होने लगा। पहले लोग बाग जो है विलेज कम्युनिटीज़, जैसे कि जो उनका फार्मर था, मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर में, वो उनका जो मेन था फोकस था वो एग्रीकल्चर में था, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी। बट नाउ अर्बनाइजेशन होने की वजह से फैमिली न्यूक्लियराइजेशन भी होने लगा। सेवन्थ इज अर्लियर एजुकेशन वॉज ओनली टू एलिट। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एजुकेशन है वो सिर्फ एलिट्स को दी जाती थी। एलिट्स मतलब जो हाई क्लास पीपल थे, सिर्फ उनको ही एजुकेशन दी जाती थी। जो नॉर्मल पीपल थे या फिर जो पुअर क्लास के लोग थे उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मास एजुकेशन वॉज प्रोड्यूस्ड। ओके। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले मेनली रिलीजियस टाइप का वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेक्युलर हो गया, साइंटिफिक हो गया एंड स्किल बेस्ड हो गया। नाइन्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि मैंने बताया, पहले जो था ट्रेडिंग कम होती थी। ट्रेडिंग कम क्यों होती थी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था। मतलब कि अगर एक जगह से उन्हें दूसरे जगह जाना है तो उनके पास यातायात के साधन नहीं थे, और अगर साधन थे भी तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग कम हुआ करती थी। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनका ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। एंड द टेंथ इज लडाइट मूवमेंट। इसको लड किया गया था कैप्टन लड के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितनी इंडस्ट्रियल मशीनरी थी इसको इन्होंने सबोटेज कर दिया था, मतलब नाकाम कर दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर मशीन से पूरा काम करेंगी तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जिसको उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न माना, और इसलिए उन्होंने इन सारी मशीन्स को क्या किया? सबोटेज कर दिया, उसको उन्होंने नाकाम कर दिया। ठीक, बट ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। 11th इज एमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का एमरजेंस हुआ। Each and every aspect of social life was completely transformed because of industrial revolution and new kind of society was emerged। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इसके पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था, उसके पहले हमने रेनेसा देखा था, डार्क एजेस देखा था। ये सब रीजंस थे कि इसके एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के, और उसके पहले हमने एक लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमने सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन अराइज किया था कि वाई वॉज एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी ओनली टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी। तो इसके यही सारे जो हमने पढ़ा ना, ये सारे इसका रीज़न ही था। फर्स्ट इज रेनेसा, सेकंड इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दिस वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एक लास्ट लाइन में हम इसको कंक्लूड करते हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस द नीड वॉज फेल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एकेडमिक डिसिप्लिन। ये जो इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यू एकेडमिक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी। सिस्टमेटिक तरह से स्टडी करे किसकी? सोसाइटी की। इसीलिए हैंस द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी। और तो यही रीज़न था जिसकी वजह से डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी में ही एस्टेब्लिश हुई, ना उसके पहले ना उसके बाद। ठीक है, वन मोर लाइन टू नोट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस विद अदर साइंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।